और चलिए अब आपको खबरें विस्तार से बताते हैं। न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। सीएम शिवराज ने भांजी तनिष्का की पुकार फरियाद सुन ली है। जी हां, नन्ही तनिष्का के सपनों को साकार करने की जिम्मेदारी ली गई है। सीएम ने परिवार को 2 लाख की आर्थिक सहायता दी है। दिवंगत कोरोना योद्धा की पत्नी और बच्ची ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से गुहार लगाई थी। जहांगीराबाद थाने में डायल 100 पायलट थे योगेंद्र सोनी। सही इलाज नहीं मिलने से उनकी मौत हो गई थी। महीने भर पहले इलाज में लापरवाही के कारण योगेंद्र सोनी की मौत हुई थी। मृतक की पत्नी ने सीएम शिवराज को पत्र लिखा था और जो योगेंद्र की बेटी है, छोटी बच्ची है, उन्होंने सीएम से इंसाफ मांगा था। तनिष्का के सपनों को साकार करने की सरकार ने जिम्मेदारी ले ली है। 2 लाख की आर्थिक सहायता दी गई है। न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर। मेरा नाम तनिष्का सोनी है, मेरे भाई का नाम कृष्णा सोनी है, मेरे पापा का नाम सर योगेंद्र प्रसाद सोनी है। मेरे पापा का सपना था मैं एक बहुत बड़े स्कूल में पढ़ लिख कर एक पुलिस ऑफिसर बन जाऊं। मैं अपने पापा का सपना पूरा करना चाहती हूं। मैं अपने आगे बढ़ना चाहती हूँ। प्लीज़ मुख्यमंत्री जी आप भी हमारी मदद कीजिए। मेरा नाम तनिष्का सोनी है, मेरे भाई का नाम कृष्णा सोनी है, मेरे पापा का नाम सर योगेंद्र प्रसाद सोनी है। मेरे पापा का सपना था। तो तनिष्का के सपनों को साकार करने की जिम्मेदारी सरकार ने ले ली है। 2 लाख आर्थिक सहायता दी गई है। आपको बता दें, ये बच्ची जो है उसने मामा कहकर संबोधित किया था। और हमारी सहयोगी इस वक्त पूजा माथुर जुड़ी हैं ज्यादा जानकारी के साथ। पूजा, जिस तरीके से नन्ही बच्ची ने मामा कहकर संबोधित किया था सीएम शिवराज को, और अब भांजी की पुकार मामा ने सुन ली है। बिल्कुल, देखिए भांजी की पुकार मामा ने सुनी है। अपना वायरल वीडियो भेजा था। बच्ची ने अपना पुकार की थी, मामा से मदद की गुहार की थी कि वो अपने पिता का सपना पूरा करने चाहती है। और न्यूज़ 18 के जरिए उसने ये वीडियो मामा तक पहुंचाने की अपील भी की थी। और लगातार जिस तरीके से बीते कुछ समय से वो सीएम से लगातार परिवार मिलना भी चाह रहा था, लेकिन किसी कारणवश मिल नहीं पा रहा था। इस वजह से उन्होंने वीडियो वायरल किया और हमारे पास भेजा कि ये बात उनकी सीएम तक पहुंचाई जाए। उसके बाद सीएम ने इस मामले पर संज्ञान लिया है। और अच्छी बात यह है कि अब तनिष्का की पूरी जिम्मेदारी सीएम शिवराज सिंह चौहान ने खुद उठाई है। उनका कहना है कि उनके अधिकारी उन परिवार की मदद करेंगे। 2 लाख रुपए परिवार को सौंपे जा रहे हैं और साथ ही साथ पूरी जिम्मेदारी, यानी कि जो हाई स्टडीज की उसकी दरकार थी। और ये बार बार मामा से इसी बात की अपील कर रही थी कि वो पढ़ना चाहती है, अपना भविष्य बेहतर करना चाहती है, इंस्पेक्टर बनने का ख्वाब है तनिष्का का। और आखिरकार मामा ने उसकी ये गुहार सुनी है और पूरी जिम्मेदारी तनिष्का की उन्होंने खुद ही उठाई है। जो परिवार था पूजा, क्या तनिष्का के परिवार वालों से बातचीत हो पाई है? वो कितने संतुष्ट हैं इस आर्थिक मदद से, जो खास तौर से 2 लाख रुपए की मदद दी गई सीएम की तरफ से? देखिए, आज सीएम की तरफ से सीएम ऑफिस के जो अधिकारी थे उन्होंने खुद परिवार से संपर्क किया है, उन्हें तसल्ली दिलाई है, दिलासा दिलाया है, उनकी पूरी कहानी उन्होंने सुनी है। और फिर जो भी उनकी कष्ट था उसे दूर करने के लिए आज पहला स्टेप ये उठाया गया है कि 2 लाख रुपए की उस मदद की जा रही है, परिवार को देने की बात कही गई है। और कहीं ना कहीं तनिष्का की जो बात थी, जो तनिष्का ने वीडियो भेजा था न्यूज़ 18 को और हमने प्रमुखता से खबर दिखाई थी, और हमारा पूरी ये कोशिश थी कि मामला सीएम के संज्ञान में आए और पीड़ित परिवार की कहीं ना कहीं मदद हो, वो आज खबर का असर होता हुआ भी दिखाई दे रहा है। मामला सीएम संज्ञान ने खुद लिया है, सीएम ने इसका, और खुद उन्होंने ही जिम्मेदारी उठाई है कि तनिष्का को आगे वो पढ़ाएंगे। जो तनिष्का का सपना है बिल्कुल पूजा, तो मुख्यमंत्री की तरफ से एक बड़ी पहल और न्यूज 18 की खबर का यहां पर बड़ा असर। न्यूज 18 ने इस खबर को बेहद प्रमुखता से दिखाया था और उसी का ही नतीजा है कि अब छोटी जो बच्ची है तनिष्का, उसकी पुकार सीएम ने सुन ली है। बहुत बहुत शुक्रिया पूजा आपका जानकारी देने के लिए। अब बात रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के न्यूज 18 को दिए एक्सक्लूसिव इंटरव्यू की करते हैं, जिसमें उन्होंने सीमा विवाद समेत देश के ज्वलंत मुद्दों पर बेबाकी से अपनी राय रखी। पड़ोसी पाकिस्तान को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आता है और इसीलिए भारतीय सेना
पाकिस्तान को जवाब देती है। न्यूज 18 नेटवर्क के मैनेजिंग एडिटर अमीश देवगन ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से खास बातचीत की। साथ ही उन्होंने पड़ोसी नेपाल को भाई करार दिया। राजनाथ सिंह ने कहा कि नेपाल को लेकर किसी भारतीय के मन में कोई कटुता नहीं है और मिल बैठकर सारे मुद्दे सुलझाए जाएंगे। राजनाथ जी, चाहे 48 हो, चाहे 65 हो, चाहे 71 हो, 1999 हो, जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, आप उसमें केंद्रीय मंत्री थे, कैबिनेट मंत्री थे, फिर सर्जिकल स्ट्राइक हुई, फिर बालाकोट एयर स्ट्राइक हुई, ये सब कुछ हम कर चुके हैं, लेकिन पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आता। हाल ही में पुलवामा 2 का एक बड़ा नापाक धमाका करवाना चाह रहा था। जी, तो बात सही है, अपनी हरकतों से वो बाज नहीं आ रहा है, लेकिन हमारे देश की सेना के जवान उसको लगातार मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं। बार बार पाकिस्तान सीज़फायर वायलेशन भी करता है, लेकिन उसका एक करारा जवाब मिलने के बावजूद जो है अपनी हरकतों से वो बाज नहीं आ रहा है। आतंकवाद के माध्यम से भी भारत को बराबर डिस्टेबलाइज करने की, अस्थिर करने की वो कोशिश करता है, लेकिन ये कोशिश तो लगातार उसकी चलती रहती है। क्योंकि अभी खबर आई कि पाकिस्तान के हाई कमीशन के कुछ लोग जासूसी कर रहे थे, उनको पकड़ा क्या, दिल्ली पुलिस ने पकड़ा, मुंबई में ये लोग पकड़े गए, तो दैट इज द वरी फॉर द नेशन। पकड़े गए ना जी, इसका मतलब कि भारत सजग है। अटल जी कहते थे कि नेपाल हमारे लिए रिश्तेदार देश की तरह है। अब देखिए वही आंखें दिखा रहा है, वो उसने एक मैप पास कर दिया नया जिसमें भारत का कुछ एरिया है। क्या कहना चाहते हैं आप बतौर रक्षा मंत्री? मैं तो बिल्कुल भाई की तरह मानता हूं नेपाल देश। क्यों करा नेपाल ने, चाइना के इशारे पे? अब नेपाल के ऊपर मैं कोई आरोप प्रत्यारोप नहीं कर सकता जी। नेपाल का रिश्ता हम लोगों का भाई का रिश्ता है, और उस रिश्ते को हम लोग किसी भी सूरत पे तोड़ नहीं सकते। ठीक है, कभी कभी भाइयों के बीच कोई नाइत्तेफाकी यदि पैदा हो जाती है तो मिल बैठकर उसका समाधान निकालेंगे। क्या नेपाल और चाइना दोनों के रवैये से दुखी हैं, जिस तरह से जो रवैया दिखाया गया? चलिए नेपाल की मैं सिर्फ बात करता हूं, आप उसको भाई बोल रहे हैं, जो रवैया दिखा रहा है नेपाल, क्या उससे दुखी हैं? क्योंकि जब से वहां पर हमने रॉयल फैमिली का असैसिनेशन देखा, उसके बाद वहां से सिचुएशन बहुत बदली है नेपाल। अरे परिवार में भी दो भाइयों के बीच कभी जो है तू तुम हो जाती है, तू मैं, उसमें कौन सी बड़ी बात है? तो आप कह रहे सुलझ जाएगा मामला? बिल्कुल सुलझेगा, मिल बैठकर उसको सुलझाएंगे नेपाल के साथ। नेपाल को लेकर किसी भी भारतवासी के मन में किसी भी प्रकार की कोई कटुता नहीं पैदा हो सकती, और मैं नेपाल के बारे में भी जानता हूं, नेपाल में भी बहुत बड़ी ऐसी पॉपुलेशन है कि सब दोनों देशों का एक दूसरे के साथ भावनात्मक रिश्ता है। शिवराज मंत्रिमंडल के विस्तार से पहले बीजेपी के 3 दिग्गज नेताओं की बंद कमरे में चर्चा से सियासी माहौल गर्म हो चुका है। पूर्व मंत्री गोपाल भार्गव के बंगले पर पूर्व मंत्री गौरीशंकर बिसेन, पूर्व मंत्री विजय शाह मिलने पहुंचे। इस दौरान न्यूज 18 से खास बातचीत करते हुए बीजेपी के दिग्गज नेताओं ने कहा कि मंत्रिमंडल को लेकर किसी तरह का कोई मतभेद नहीं है। वहीं कांग्रेस पर निशाना साधते हुए गौरीशंकर बिसेन और विजय शाह ने कहा कि उपचुनाव में कांग्रेस पार्टी का सफाया हो जाएगा। मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार की अटकलें लगातार बढ़ती जा रही हैं और तारीख पर तारीख तय हो रही है। हमारे साथ इस वक्त बात करने के लिए पूर्व मंत्री गौरीशंकर बिसेन और पूर्व मंत्री विजय शाह दोनों मौजूद हैं, जो इस वक्त गोपाल भार्गव जी से मुलाकात करने पहुंचे हैं। सर, क्या लगता है कि ये जो मंत्रिमंडल का विस्तार है कब तक हो जाएगा? ये तो हमारे प्रदेश का केंद्रीय नेतृत्व को तय करना है, मंत्री परिषद का विस्तार कब हो, और मुझे लगता है हमारा विषय भी नहीं है। जब भी मंत्री परिषद का गठन होना है, विस्तार होना है, समय पे हो जाएगा। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने कल अपनी बात कही थी, वो मीडिया में विषय आ ही गया है। अभी सर उपचुनाव भी होने हैं 24 सीटों के। इन उपचुनाव को लेकर कांग्रेस कह रही है कि जो बीजेपी है फिर उसी स्थिति में आ जाएगी जो 2018 में थी। कांग्रेस ने झूठ बोलकर, दिग्भ्रमित करके, असत्य अपना संकल्प पत्र जारी करके, वचन पत्र का सरकार तो बना ली, लेकिन झूठ का अंत होता है, असत्य का अंत होता है। और आज आप देख रहे हैं कांग्रेस की क्या हालत है। क्या आप भी उसी बात से सहमत हैं कि कोई इंतजार नहीं है, जब होना होगा तब होना होगा? देखिए, संगठन का और हमारे मुख्यमंत्री का मैटर है, और राष्ट्रीय नेतृत्व भी इस पर बराबर ध्यान दे रहा है, इसलिए ये कोई विषय नहीं है। और जैसा कि बाबू ने कहा ही
वो अब हमारी पार्टी में सम्मिलित हैं और हमारे अंग हैं। इसलिए कांग्रेस के लोग कहना या वहाँ से आए हुए कहना अब वो विषय रहा नहीं। वो हमारा संगठन और हमारे जो संगठन के मुखिया शिवराज जी और राष्ट्रीय नेतृत्व वो सब मिल करके और ठीक से बहुत जल्दी ही बातें आपके सामने आ जाएगी। लेकिन सर एक सवाल तो ये खड़ा होता है कि वो ऐसे लोग थे जिन्होंने विधानसभा के चुनाव में बीजेपी के जो प्रत्याशी थे उनको हराया था, अब वो आ रहे हैं तो मंत्री भी बनेंगे ये भी कहा जा रहा है। तो कहीं ना कहीं बीजेपी के जो कार्यकर्ता थे, आप जैसे लोग जो ज़मीन पर लड़े, कांग्रेस के खिलाफ लड़ाई लड़ी, अब वो मंत्री के दावेदार हैं। आप लोगों को कहीं शॉर्ट लिस्ट होना पड़ रहा है, जितने भी आपकी संख्या है उसमें। नहीं, ये कोई विषय नहीं है। राजनीति में कोई स्थायी दोस्ती और दुश्मनी नहीं होती। देश काल परिस्थितियों के हिसाब से जैसा सामाजिक ढांचा और जैसी परिस्थितियाँ बनती है, निर्मित होती है, हमारा संगठन जो तय करता है वो सारे कार्यकर्ता उस पर सहभागी होते हैं। तो ये कहा जा रहा है कि जो मंत्री बनने के दावेदार हैं वो अगर मंत्रिमंडल विस्तार में जगह नहीं मिलती तो कहीं ना कहीं नाराजगी बीजेपी के अंदर भी हो सकती है। ये केवल मीडिया में आप ही लोग चला रहे हो, हमें तो इतने दिन हो गए, हमें तो कोई समझ में नहीं आई ये बात। ये दोनों मंत्री हैं बीजेपी पूर्व मंत्री, उनका कहना ये है कि जो स्थितियां हैं वो भले ही तारीख मंत्रिमंडल की बढ़ रही हो लेकिन सामान्य होंगी। और जहां तक बात उपचुनाव की रणनीति को लेकर है तो 24 में से 24 सीटें जीतने का दावा है। अब देखना ये होगा कि आखिरकार जो मंत्रिमंडल की तारीख है वो कब तय होती है और जो उपचुनाव होते हैं उसके नतीजे आखिरकार क्या होते हैं। कैमरामैन अजय के साथ शरद श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 भोपाल। इधर बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने दीपक जोशी की नाराजगी की बात को सिरे से खारिज किया और कहा कि दीपक जोशी से उनकी मुलाकात डैमेज कंट्रोल नहीं। साथ ही कहा कि बीजेपी में बहुत सारे सीनियर विधायक हैं लेकिन सभी को मंत्री नहीं बनाया जा सकता। इसके साथ ही कमलनाथ पर निशाना साधते हुए कहा कांग्रेस ने हर वर्ग को छला और उपचुनाव में कांग्रेस सभी सीटें हारेगी। देखिए, डैमेज हो तो डैमेज कंट्रोल किया जाता है, तो उसको इस प्रकार लेना कि दीपक जी नाराज थे और उनको मैं मनाने गया तो ये उनका भी अपमान है और उनकी जो पारिवारिक पृष्ठभूमि है उसका अपमान है। सारे सीनियर विधायक तो सबको मंत्री बना दे, ऐसा आपका कहना है क्या? ये तो संभव नहीं है। सांवेर सीट हम पहले से ज़्यादा वोट से जीतेंगे। सिर्फ सांवेर ही नहीं, सारे उपचुनाव हम जीतने वाले हैं क्योंकि कमलनाथ जी ने मध्य प्रदेश की जनता के साथ छलावा किया। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ चर्चा के लिए हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं शरद श्रीवास्तव भोपाल से। शरद, गोपाल भार्गव और गौरीशंकर बिसेन और विजय शाह की बंद कमरे में मुलाकात हुई। दूसरी तरफ कैलाश विजयवर्गीय कह रहे हैं कि दीपक जोशी की नाराजगी नहीं है, वो उनकी नाराजगी से इनकार कर रहे हैं। क्या बीजेपी में सब कुछ ठीक ठाक है? बिल्कुल, देखिए ये पिछले कई दिनों से ये सवाल चल रहा है कि आखिरकार बीजेपी में क्या वाकई में सब कुछ ठीक है या नहीं। और उसके पीछे की दरअसल वजह ये भी है कि जो मंत्रिमंडल है उसके विस्तार की अटकलें कई दिनों से लगाई जा रही हैं और तारीख पर तारीख बढ़ती जा रही है। यही वजह है कि ये माना जा रहा है कि बीजेपी में अगर मंत्रिमंडल का विस्तार होता है तो फिर कहीं ना कहीं इस बात की संभावना है कि अपने अंदर जो घर के अंदर की फूट है वो कहीं ना कहीं सामने आ सकती है। इसको नाराजगी भी कह सकते हैं। और ये जो बातें निकल के सामने आ रही हैं, चाहे दीपक जोशी का बीजेपी प्रदेश मुख्यालय पहुंचना हो, लगातार 2-3 बार वो यहाँ आ चुके हैं। विजयवर्गीय ने उनके घर पर भी जाके मुलाकात की। आज जो 3 नेताओं की बैठकें हुई, बिसेन की और गोपाल भार्गव की, विजय शाह की, वो कहीं ना कहीं ये नज़र आती है कि ये एक प्रेशर पॉलिटिक्स है एक तरीके की, ये बताने की कि अगर मंत्रिमंडल में उनको जगह ना मिली तो फिर जो गुट हैं वो बीजेपी में आखिरकार किस तरीके से और कैसे कैसे काम कर सकते हैं। तो आमतौर पर ऐसा होता है कि जब राजनीतिक फैसले लिए जाने होते हैं तो बजाय सीधे तौर पर कुछ बोलने के संकेतों में इस तरीके की बैठकों के जरिए प्रेशर पॉलिटिक्स की जाती है। ये देखना होगा कि आखिरकार बीजेपी इस पर किस तरीके से कहीं ना कहीं वाकई ये प्रेशर पॉलिटिक्स है। और इतना तो तय है शरद की जो हाट पिपलिया सीट है वो इस बार बहुत हॉट होने वाली है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।
प्रदेश में 24 सीटों पर होने वाले उपचुनाव की तारीख अभी तय नहीं हुई है, ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन उससे पहले बीजेपी और कांग्रेस अपनी रणनीति बनाने में जुटे हुए हैं। पीसीसी चीफ कमलनाथ ने मुरैना की 5 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर पार्टी नेताओं और पार्टी जिलाध्यक्ष के साथ ब्लॉक कांग्रेस इकाइयों के गठन को लेकर मंथन किया। साथ ही उम्मीदवारों के चयन को लेकर स्थानीय नेताओं से फीडबैक लिया। इस चर्चा में सज्जन सिंह वर्मा, एनपी प्रजापति और बृजेंद्र सिंह राठौर मौजूद थे। और बात उमा भारती की। मुरैना में उमा भारती ने एक बार फिर कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को पहले ही बीजेपी में आ जाना चाहिए था। सिंधिया के आने से बीजेपी मजबूत हुई और कांग्रेस खत्म हो गई। उन्होंने बीजेपी को समुद्र बताते हुए कहा कि नदियां समुद्र में ही मिलती हैं। उमा भारती ने कहा कि सिंधिया खुद पार्टी में आए हैं, किसी तरह की तोड़फोड़ नहीं हुई। तोड़फोड़ हुई नहीं, मैंने आपको पहले ही कहा ना, लोग स्वेच्छा से आए हैं, ठीक है, बहुत पहले से आना चाहते थे। नदियां हैं जो समुद्र में आई हैं, समुद्र नहीं तोड़फोड़ करता है कि आ जाओ हमारे यहाँ। भाजपा की पहली प्राथमिकता सिंधिया होंगे या दलित वर्ग वाले? इसमें तो अनाउंसमेंट हो चुकी ना, जो जिनका नाम आप ले रहे वो SC नहीं ST हैं, शेड्यूल्ड ट्राइब के हैं डॉक्टर साहब। तो ये तो बीजेपी अपनी पॉलिसी अनाउंस कर चुकी है, इसमें मैं अलग से टिप्पणी नहीं करूँगा। अब समाप्त। ब्रेक के बाद हाजिर हूं। अनलॉक 1.0 को लेकर गृह और स्वास्थ्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि केंद्र की गाइडलाइन का पालन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ FIR दर्ज की जाएगी। नियम स्वास्थ्य विभाग ने जारी किए, केंद्र ने जारी किए, राज्य ने जारी किए, उसका पालन नहीं करता है। जैसे मास्क लगाना, नौकर को मास्क पहनाना, दूरी रखना, एक निश्चित 2 फुट की दूरी को उसमें बना के वगैरह वगैरह इत्यादि नहीं रखता है तो वो दुकान हम 7 दिन को सील करेंगे। और इसलिए खरगोन में हमने जो असगर अली थी उनकी दुकान 7 दिन के लिए सील की है और FIR के भी का लिए कहा गया है। यही नहीं, अगल और बगल, राइट और लेफ्ट, ये दोनों दुकानदार को भी उसने सूचना नहीं दी कि ये पालन नहीं कर रहे हैं अनलॉकडाउन 1 का। राजधानी भोपाल का सेफेस्ट प्लेस राजभवन, यहां एक बार फिर कोरोना मरीज मिला। अब तक राजभवन में कुल 11 लोग कोरोना संक्रमित मिल चुके हैं। आपको बता दें कि राजभवन को कल ही कंटेनमेंट मुक्त क्षेत्र घोषित किया गया था। इधर राजधानी में आज 39 नए कोरोना मरीज मिलने से हड़कंप मचा है। राजधानी में एक शख्स की कोरोना से मौत की भी खबर है। राजभवन में फिर कोरोना का मरीज मिला। इधर राजभवन के बाद अब विधानसभा में कोरोना की एंट्री हुई है। विधानसभा का एक रिपोर्टर कोरोना पॉजिटिव निकला है। इसके बाद रिपोर्टर विंग के 4 लोगों को क्वारंटीन किया गया है। जो रिपोर्टर कोरोना पॉजिटिव निकला है उनकी पत्नी नर्स हैं, उन्हीं से कोरोना संक्रमण की आशंका जताई जा रही है। मध्य प्रदेश में 24 घंटे में 78 कोरोना मरीज सामने आए। MP में अब तक 8,419 कोरोना के केस सामने आ चुके हैं। प्रदेश में अब तक कोरोना से 357 मरीजों की मौत हुई है। अब तक 5,172 लोग कोरोना से जंग जीत चुके हैं, स्वस्थ हो चुके हैं। इंदौर में 3,570, भोपाल में 1,574 कोरोना केस सामने आए। और आपको बता दें मध्य प्रदेश की जो रिकवरी रेट है वो करीब 61% है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताएंगे भोपाल से, जहां पर बिजली बिल के मुद्दे पर सियासत जारी है। विपक्ष के आरोप पर नरोत्तम मिश्रा का पलटवार सामने आया। विपक्ष का मुद्दा 1-2 दिन से ज्यादा नहीं टिक पाता। सीएम शिवराज ने योजना शुरू की थी, कांग्रेस ने योजना को बंद किया था। हमारी सभी योजनाओं को कांग्रेस ने ठंडे बस्ते में डाला था। यहां बात हो रही दरअसल संबल योजना की, जहां पर अब इस पर भी सियासत शुरू हो चुकी है। बिजली बिल के मुद्दे पर दोनों पार्टियों में घमासान शुरू हो चुका है। विपक्ष के आरोप पर नरोत्तम मिश्रा का पलटवार देखने को मिला।
धार में किसानों की मेहनत बारिश की भेंट चढ़ गई। यहां खुले में पड़ा हजारों क्विंटल गेहूं भीग गया। ये गेहूं समर्थन मूल्य पर खरीदा गया था और खुले में पड़ा हुआ था। धार जैसी ही कुछ तस्वीर रतलाम में भी देखने को मिली, जहां बारिश के चलते खुले में रखा गेहूं भीग गया। इसी तरह का हाल हरदा में देखने को मिला। हरदा मंडी परिसर में खुले में रखा सैकड़ों क्विंटल चना बारिश में भीग गया। चना को भीगने से बचाने के लिए कोई इंतजाम नहीं किया गया। मंडी परिसर के कर्मचारियों की लापरवाही की वजह से किसानों की मेहनत पर पानी फिर गया है। 3 तस्वीरें आपके सामने धार, रतलाम, हरदा की, जहां पर पानी से किसानों की मेहनत बर्बाद हुई है। जो मेहनत थी किसानों की, उस पर पानी फिर गया है। गेहूं की फसल, चने की फसल बर्बाद हुई है, क्योंकि जिस तरह से बोरियों में गेहूं रखे हुए थे, इसकी व्यवस्था नहीं की गई थी कि उसे कम से कम ढक दिया जाए या उसको महफूज किया जाए, व्यवस्थित किया जाए, लेकिन ऐसा किसी ने नहीं किया। एक बड़ी लापरवाही की वजह से हजारों क्विंटल गेहूं बारिश में भीग गया। बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।